धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मैं विनय सहस्रबुद्धे यहाँ राज्यसभा चैम्बर से अपने विचार रख रहा हूँ। हमारे पूर्व वक्ता और विपक्ष के एक बहुत कद्दावर नेता, बहुत अनुभवी भी है, उनका भाषण मैं बड़ी उत्सुकता से सुन रहा था और मुझे लगा कि टेक्निकल बातें हैं, उससे परे जाकर वो कुछ नीतिगत सुझाव देंगे या जो भी कुछ जिन राज्यों में, जिन कस्बों में, गांवों में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से, अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जो अच्छे काम हुए हैं उसका भी कुछ प्रस्तुतिकरण, कुछ बातें यहाँ पर कहेंगे। कांग्रेस पार्टी भी लगभग 3-3.5 राज्यों में सत्ता में है, तो वो भी कुछ अपने राज्यों में क्या किया, नया नवेला और कैसा अद्भुत किया, इसकी कुछ बातें आएगी ऐसी मेरी उम्मीद थी। मगर उन्होंने ऊंचे आवाज में मगर बहुत ज़्यादा इस पद्धति के बिंदुओं को स्पर्श नहीं किया। लॉकडाउन का विषय उन्होंने कहा और ये बात सही है कि लॉकडाउन के पहले 2 दिन पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में सहभाग लिया था और जनता कर्फ्यू के साथ साथ जितने सारे हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस है, इनके प्रति धन्यवाद के लिए थाली नाद का भी उन्होंने आह्वान किया था। उसको भी लोगों ने बड़ी उत्सुकता से प्रतिसाद दिया, रिस्पांस दिया। मगर मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों को कि उसके बाद और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 15 बार वार्तालाप किए और किसी भी वार्तालाप में किसी भी मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। जैसे जीएसटी के बारे में हम चर्चा करते हैं और स्वर्गीय अरुण जेटली जी भी बताते थे कि कंसेंसस के आधार पर जीएसटी के निर्णय होते थे, सब लोग सहमति दिखाते थे और बाहर आकर राजनीति करते थे और जीएसटी के विभिन्न विषयों की आलोचना करते थे। मैं मानता हूं ये जो दोगलापन है उससे हमारे विपक्ष के मित्रों ने बचना चाहिए। जहां तक रेल की बात है, माननीय रेल मंत्री भी यहां उपस्थित है। कई ऐसे विषय है कि जो राज्य सरकार के नियंत्रण के आधार पर ही केंद्र ने अपने निर्णय किए। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैं मुंबई से आता हूं उपसभापति महोदय। मुंबई में रेल यात्रा, विशेष रूप में लोकल ट्रेन का प्रवास, इसके बारे में जनता में एक मत है, वहां के राज्य सरकार का एक मत है, मगर केंद्र ने राज्य सरकार के आधार पर निर्णय किए, कहीं निर्णय को थोपा नहीं है। मैं एक छोटी बात बताता हूं कि शुरू में उन्होंने केवल इसेंशियल सर्विसेज के लिए लोकल ट्रेन का उपयोग मंजूर किया था। बाद में हमने ध्यान में ला दिया कि इसमें बैंक एम्प्लॉइज भी तो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, उनको क्यों नहीं देते। तो बहुत लड़ने झगड़ने के बाद स्थानीय सरकार ने बैंक एम्प्लॉइज को किया। चलो किया तो किया, उसमें कोऑपरेटिव बैंक वालों को नहीं लिया। मतलब ये जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है कई राज्य सरकारों के अंदर, मैं मानता हूं कि उसके बारे में भी यहां पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मेरे निवेदन में 3 बातें कहूंगा। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हमारी भूमिका का निर्वहन हमने कैसे किया है। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर एक एकात्मिक दृष्टि अपनाते हुए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हुए और एक जन सहभागिता पर बल देते हुए, द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज सर्टेनली वेरी वेरी रिमार्केबल एंड दिस नेशन, forgetting about the party differences, should be acknowledging that, should be recognizing that. Unfortunately, that doesn't seem to be happening. तीसरा, चूंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उनकी वेदनाओं को मैं यहां पर स्वर दूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा तो उसको सुनने का साहस सामने बैठे हुए हमारी सभी मित्रों के अंदर निश्चित रूप में होगा। मान्यवर, जो कोरोना का संकट आया उसकी विशेषता हम जानते हैं कि न इसकी भौगोलिक सीमा है, न इसकी समय की सीमा है। नथिंग कुड बी प्रेडिक्टेड। ऐसी स्थिति में जब विश्व समुदाय इसकी चपेट में आ रहा है तो एक विश्व के जननायक के रूप में, एक दृष्टि से भारत के जननायक और वैश्विक जो भी एक प्रभाव क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का बना है, उन्होंने इनिशिएटिव लेकर सार्क के सारे सदस्यों की एक बैठक बुलाई। न केवल बैठक बुलाई, सार्क के लिए एक फंड निर्माण करने की पहल की और उसको सार्क देशों ने, क्योंकि सार्क देश ज्यादातर अविकसित देश है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रतिसाद उसको दिया, रिस्पांस दिया और पहल सफल हुई। उसी तरीके से G20 राष्ट्रों के बारे में
उस बैठक में भी माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना केंद्रित उपायों की चर्चा की और उस बैठक का भी लगभग विषय एक ही रहा कि कोरोना पर हम मात कैसी करें। लगभग 150 देशों में हाइड्रोक्लोरोक्विन की सप्लाई भारत सरकार के इनिशिएटिव से हुई। पीपीई, मास्क इत्यादि का वितरण वहां भी हमने बहुत बड़ी संख्या में किया। मैंने आंकड़ेवारी शायद देने की आवश्यकता नहीं है, मगर हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में 150 कंट्रीज में हमने जो फेस मास्क दिए हैं वो 68 मिलियन है, फेस शील्ड्स दिए हैं वो 10 मिलियन है और वेंटिलेटर्स दिए हैं वो 73,000 है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने विश्व समुदाय के सम्मुख भी हमारी भूमिका का बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारा बड़ा अच्छा मित्र है और वहां पर जरूरी था कि लगभग 100 के करीब डॉक्टर जाए, तो हमने 88 डॉक्टरों को यूएई में भेजा और उस देश की, हमारे मित्र देश की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम किया। इसी तरीके से जो इन्फोडेमिक, यहां पर बातें बाद में आएगी, किस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश, गलत बातें, अफवाहें फैलाना, तो इसमें भी 130 देशों को मिलाकर भारत ने एक इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया के साथ लिया और हम सूचना सही पद्धति से लोगों तक पहुंचे, गलत सूचना न जाए, ताकि लोगों में भयकंप निर्माण न हो। इस दिशा में जो कोशिश करनी चाहिए वो भी बहुत अच्छी तरीके से की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हमने किया, उसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिसका मैंने उल्लेख किया कि एकात्मिक दृष्टि रखते हुए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हुए और सिविल सोसाइटी को पूरे तरीके से साथ में लेते हुए हमने काम किया, जिसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। फेडरलिज्म की बात अभी शुरुआती निवेदन में थोड़ा सा संदर्भ आया, मगर निश्चित रूप में इसके बाद तो आएगी। मगर मैं मानता हूं कि जिस पद्धति से न केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, मगर माननीय राष्ट्रपति जी ने भी सारे राज्यपालों के साथ संपर्क किया, संवाद किया और सभी तरीके से कहीं संवाद की कमी के कारण चीजें न रुके और चीजों को सामने लाने की कोशिश जो हो रही है उसको गति मिले, ये हमारी सरकार ने बहुत तरीके से सुनिश्चित किया है। मैं मानता हूं कि सदन को इस संदर्भ में सजग रहना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के साथ भी उच्च स्तरीय संवाद हुए। अभी विश्वविद्यालय अनुदान की आयोग की भी चर्चा आएगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, और कई महीनों तक ये चलता रहा कि परीक्षाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और कई लोगों ने उसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। यहाँ पर महाराष्ट्र के हमारे कई मित्र बैठे हैं, मैं उनका वो स्मरण दिलाना चाहूंगा कि लगभग 60 के दशक में महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में एसएससी बोर्ड की एग्जामिनेशन के जो आंसर शीट्स थे उनको आग लग गई, जो भी गोदाम में रखे थे, और चूंकि आंसर शीट्स ही नहीं है तो एग्जाम नहीं हो पाई, तो उनको सर्टिफिकेट सबको दिया गया, मगर आज भी उनको एक दृष्टि से अग्निकांड के मैट्रिकुलेशन के बारे में कहा जाता है कि ये तो आग के कारण मैट्रिक हो गए, सही तो उनके पास कोई है नहीं। अभी क्या ये हम स्थिति चाहते हैं कि किसी की मेहरबानी के कारण लोग डिग्री का सर्टिफिकेट हासिल करें? तो ये तो स्वाभाविक है कि मूल्यांकन होना चाहिए, डिग्री अगर आप चाहते हो तो। बाकी एग्जामिनेशन की बात इसमें नहीं है, मगर डिग्री एग्जामिनेशन के लिए, लास्ट ईयर के लिए एग्जामिनेशन होनी चाहिए। ये एक बहुत ही तर्कबद्ध ऐसा सूत्र सरकार ने ये नीति अपनाई, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बारे में सुनवाई हुई और आखिरकार अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि देश का अधिकांश छात्र समुदाय इससे प्रसन्न है, क्योंकि छात्र को भी ये लगता है कि मेरे अंदर जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं आंकना चाहिए। संसद का यह अधिवेशन हो रहा है, मैं मानता हूं कि ये भी शो मस्ट गो ऑन की जो नीति है सरकार की, उसका एक प्रतीक है। जिस पद्धति से व्यवस्थाएं की गई है, महीनों तक दोनों सदनों के अध्यक्ष और सभापति जी ने काफी सोच विचार करते हुए और पैंडेमिक का गलत परिणाम किसी के ऊपर न हो इसकी चिंता करते हुए इस अधिवेशन की रचना बनाई। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनतंत्र की जो प्रणाली है उसमें इस तरीके का अधिवेशन करने का एक निर्णय करना और निर्णय पर कायम रहते हुए उसको आगे ले जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। मान्यवर, कई बार हम देखते हैं कि चीजों को रिडिक्यूल किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके साथ गृह मंत्री जी को तरह तरह के व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सोशल मीडिया के हैंडल्स से, कभी विपक्ष के लोग भी होते हैं, कभी अन्य लोग भी होते हैं। मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ रिडिक्यूल से अधिक महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक कि जब दीप जलाकर हमारे सारे सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में हम एक कृतज्ञता का भाव बताए, ऐसी बात हुई थी,
तब उसकी तरह तरह की विडंबना की गई और तरह तरह की बातें उसके बारे में आई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किसी अपने दिल के करीबी कारण के कारण मतलब का मुद्दा लेकर यहाँ इंडिया गेट पर मोमबत्ती जलाने वाले जो है उनको ये दीप प्रज्वलन पसंद नहीं है। ये तो वाकई में अच्छा दीप प्रज्वलन है, क्योंकि हम धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे, मगर ये विडंबना है। ये विडंबना मैं मानता हूँ कि हमारे विपक्ष के मित्रों को आत्म परीक्षण के लिए थोड़ा आत्म परीक्षण के लिए मैं मानता हूँ कि एक महत्वपूर्ण कारण है। सहस्त्रबुद्धे जी, थोड़ा साहस रखिए, थोड़ा साहस रखिए। सहस्त्रबुद्धे जी प्लीज एड्रेस द चेयर। सहस्त्रबुद्धे जी चेयर को संबोधित करिए, थोड़ा साहस रखिए, चेयर को संबोधित करिए। माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली की स्थिति को नियंत्रण में लाने के बारे में वहां की राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाया, तो रिकॉर्ड टाइम में 1 महीने से भी कम समय में 1000 बेड्स का उपयुक्त यहां पर एक अस्पताल बनाया। मैं मानता हूं कि अन्य राज्यों को भी इससे कुछ न कुछ सीख लेने लायक विषय था, मगर दुर्भाग्यवश ये हुआ नहीं। और मैं मानता हूं कि इसी पद्धति से जो आज हम देखते हैं कि लगभग हर जिले में हमने टेस्टिंग लेबोरेटरीज निर्माण की, इतने कम समय में 6 महीने में इस तरीके से एक लक्ष्य सामने रखते हुए और पूरी ताकत लगाते हुए काम करना, मैं मानता हूं कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी अभी हमने आयुर्वेद के संदर्भ में बिल की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय के हमारे जो सचिव महोदय है, उन्होंने 6 मार्च को, मतलब पूरा संसद का सत्र भी शुरू था, लॉकडाउन हुआ भी नहीं था, मगर एक बहुत विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए क्या किया जा सकता है, आयुर्वेद का क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में कहा। यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने दूसरे बिल के बारे में जब चर्चा चल रही थी, तब केरल में क्यों नहीं ये एक बिंदु उठाया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद जैसी ज्ञान प्रणाली का सम्मान भी करना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि आयुर्वेद के बारे में वहां की एक मंत्री महोदय, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेने से फिर वो उकसाए जाएंगे, मैं किसी को उकसाना नहीं चाहता, मैं तर्कबद्ध चर्चा करना चाहता हूं। केरल की एक मंत्री ने कहा, द प्रोग्राम मतलब आयुर्वेद रिलेटेड प्रमोट्स द यूज ऑफ आयुर्वेद एंड मॉडर्न मेडिसिन इन कंजंक्शन, बट डायग्नोसिस, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट विल बी थ्रू साइंटिफिकली बैक्ड मॉडर्न मेडिसिन ओनली। मतलब ये क्या अनसाइंटिफिक है? अगर आयुर्वेद अनसाइंटिफिक है तो आपको क्यों चाहिए वहां पर संस्थान? उसके लिए क्यों कर रहे? कई मित्र हमारे केरल के आए हुए हमारे मित्र हैं अच्छे, आज उधर गैलरी में बैठे हैं, बट आई थिंक सर सिटिंग इन गैलरी डजंट मीन यू हैव टू प्ले टू द गैलरी। सो दे शुड बी रीजनेबल इन सेइंग कि केरल में क्यों चाहिए। और गुजरात वालों ने पहली पहल की थी, पुरानी संस्था है, पहले उनका पत्र आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पद्धति से उनको संस्थान मिला, केरल को भी मिलेगा, तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम इन सारे विषयों की चर्चा करते हैं तो चर्चा सार्थक भी होगी। पहली बार माननीय उपसभापति महोदय, पहली बार इस देश में हमारे जो हॉकर्स बंधु है उनके लिए स्वनिधि नाम की योजना बहुत ही कल्पना लड़ाते हुए और बहुत तरीके से क्रिएटिव गवर्नेंस का उदाहरण जिसको मैं कहूंगा, इस योजना को लागू किया गया। अनाज वितरण, जो मुफ्त में अनाज देना है हमारे गरीबी रेखा के नीचे जो भाई बहन है, उसकी अवधि भी बढ़ाई गई। तो एक दृष्टि से प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट के माध्यम से हमारे सरकार ने विभिन्न विषयों पर काफी अच्छा काम किया, जिसको मैं सदन के सामने लाना चाहता हूँ। कई राज्यों ने भी किया। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूर यातायात का प्रबंधन किया, अभी कई बातें आई यहाँ पर, मगर मुझे समझ में नहीं आता जो मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है वो अन्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश ने क्या किया, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, प्रफुल्ल पटेल जी जानते हैं कि धुरे या भंडारा जो जिसकी सीमा सटी हुई है, वहां पर अगर कोई हमारे मजदूर जाते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार उनको बसों में बिठा के उनके जलपान की भोजन की व्यवस्था करते हुए उनको जहां जाना है, अगर यूपी जाना है तो यूपी की सीमा पर यानी झांसी तक अपने बसों से छोड़ती थी। और सबों ने मध्य प्रदेश सरकार को दुआ दिया। उनके लिए जो खान पान की व्यवस्था थी वो या तो राजनीतिक दलों ने की या फिर स्वैच्छिक संस्थाओं ने की, जहां पर कम पड़ा वहां पर सरकार ने भी योगदान दिया। यही बात अगर राजस्थान सरकार भी कर सकती थी, यही बात प्लीज बैठ करके ना बोले, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। तो मैं मानता हूं, तो मैं थोड़ा साहस रखिए, दिक्कत है आपको, मगर प्लीज मेरा मानना है कि प्लीज नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप बोले विनय जी, आपकी बात जारी। रोजगार सेतु नाम का एक ऐप बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने।
कि जो रोजगार चाहते हैं और जिनके लिए श्रमिक चाहिए है, इन दोनों का मिलाप करने का एक ऐप बनाया। कितनी छोटी सी बात है मगर कितना बड़ा परिणाम है। किसानों के लिए उदारीकरण की ढेर सारी और रचनाएं वहां पर की। जैसे हम जानते हैं कि वहां पर अभी अपने घर में बैठे बैठे अपने घर को ही मंडी बनाते हुए किसान अपनी जो फसल है उसको बेच सकता है। अभी कुछ राज्य इसका अनुकरण कर सकते थे मगर मैं नहीं जानता कि दलगत राजनीति उसकी आड़ में क्यों आए। महोदय, बचे हुए समय में मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगा और महाराष्ट्र की और मुंबई की जो बात है, एक दृष्टि से वहां की जनता की दर्द भरी दास्तान है जिसको मैं यहां पर स्वर देने की कोशिश कर रहा हूं। मान्यवर, प्रशासन और राजनीतिक नेताओं ने मतभेद के इतने कड़े मतभेद जिनके कारण पैंडेमिक मैनेजमेंट का बहुत सारा नुकसान हुआ। चीफ सेक्रेटरी, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, इनका आपस में जमता नहीं। मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं, दूसरे जो दल के प्रमुख नेता है महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े मान्यवर नेता जिनका इस सरकार के बनने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, उनका कुछ अलग मत होता है। जैसे ये बताया गया कि बिगिन अगेन, कितना बड़ा अच्छा नाम दिया, एक कोई गाना है मुझे बताया गया अंग्रेजी गाना, तो हमें लगा कि बिगिन अगेन, चलो नया शुरू होगा, मगर शायद उसमें न बताई बात थी कि बिगिन लॉकडाउन अगेन, पुनः लॉकडाउन शुरू कर दिया। और लॉकडाउन के बारे में हर कोई जानता है कि लॉकडाउन करना है तो 14 दिन का लॉकडाउन ही सफल होगा। मगर कभी, मैं कई राज्यों का नाम ले सकता हूं, राज्यों का नाम लेने से कई लोग थोड़ा उत्तेजित होंगे इसलिए मैं नहीं लेता, मगर हमारे पूर्व में, हमारे दक्षिण में, हमारे मध्य भारत में कई राज्य है कि जिन्होंने लॉकडाउन के साथ खिलवाड़ की, गंभीरता पूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से लॉकडाउन पर अमल किया नहीं, जिसके कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारी बातें, तबादलों की राजनीति, मान्यवर, मैं तबादलों की राजनीति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र के जो हमारे अधिकारी है उसको सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे मिलता है कि आप फलानी जगह जाओ, और 4 बजे मिलता है कागज की नहीं वहां से आपको ट्रांसफर किया गया है। अरे प्रशासन चला रहे हो या जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? कुछ तो गंभीरता रहे, मगर गंभीरता कैसे आएगी? क्योंकि मंत्रालय से तो काम करना नहीं है, अपने ही घर से काम करना है। तो इस पद्धति से मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ, और कई बार में चर्चा हुई अभी की कुछ घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मगर कोई एक अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ उसके बारे में बुलडोजर चलाया गया। अरे ये सरकारी अवैध निर्माण का प्रतीक है। विषय पे कोविड पे बोले प्लीज, जमीन किसने बनाई और सरकार किसने बनाई? तो मैं मानता हूं जो विषय है उस पर बोले, माननीय संस्कृति विषय पर बोले प्लीज। उचित नहीं है। प्लीज, एक टास्क फोर्स बना गया, माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उसके उदाहरण देना चाहूंगा कि एक कृपया इस विषय पर बोले। और ये टास्क फोर्स में हमारे मुंबई के एक बहुत जाने माने और विशारद है, शल्य विशारद डॉक्टर संजय ओक, इनकी उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाया गया। अभी टास्क फोर्स काम करता है। उन्होंने अभी 6 सितंबर को एक रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट, रिड्यूस नंबर ऑफ टेस्ट, रिड्यूस नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लीज, बट सब ऑप्टिमल क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, ऐसी ढेर सारी बातें कही है, मगर दुर्भाग्यवश मान्यवर, सर, अगर इस तरीके से डिबेट करनी है तो हमारे पास भी लंग पावर इनफ है यहाँ पे सर। मैं आप सबसे, मेरे ख्याल से जैसे आपने सही कहा, मैं सबसे आग्रह करूंगा बीच में कृपया न बोले। कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अगर इज्जत से माननीय तो दोनों तरफ से हो जाए। माननीय सहस्त्रबुद्धे जी प्लीज, देख के आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। आप कृपया ये महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में बोले, हम लोग इस इश्यू को डिस्कस करें। कोई बात ना कोई सोचता है ना कोई आकलन में लेता है। राजीव जी, ढेर सारी रिकमेंडेशंस है, उनकी ढेर सारी रिकमेंडेशंस है। थोड़ा बैठिए, आप बैठिए जरा, सुनिए, सुनने का साथ नथिंग विल गो रिकॉर्ड, इट विल नॉट गो रिकॉर्ड, प्लीज बैठिए जरा। और आप एड्रेस करें चेयर को और विषय पर बोलिए। विषय पर बोलिए। दिल्ली में अगर हम महाराष्ट्र के, भारत के टॉप 10 शहर की जहां पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, कौन से है? पुणे, और ये आंकड़ेवारी मैं 2 सितंबर की दे रहा हूं। पुणे अभी तो बढ़ा ही होगा। पुणे में 1,82,000, दिल्ली में 1,79,000, मुंबई में 1,48,000, चेन्नई में 1,37,000, जहां से मैं आता हूं ठाणे में 1,35,000, मगर उसकी गंभीरता को आंकते ही नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इन्होंने एक जंबो कोविड सेंटर नाम की एक रचना बनाई कि बहुत बड़ा विस्तीर्ण, हमारे ठाणे में 4 मंजिला एक बिल्डिंग में कोविड सेंटर चलाया गया, जिसमें लगभग 2000 लोगों के लिए बेड डाले गए। और बेड कैसे खरीदे? नहीं, किराए से लिए, क्योंकि उसमें भी सारे व्यवहार हैं गलत तरीके के। चलिए लिया, अभी उसमें आप साहस रखिए,
संजय जी प्लीज 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 कृपया आपस में बात ना करें, आपका मौका आएगा बताएं, लेकिन आप विषय पर बोले, आप विषय पर बोलिए। केवल 500 लोग आए, आप विषय पर बोले, बड़ा गंभीर विषय है माननीय सहस्त्रबुद्धे जी, प्लीज। डॉक्टरी न होने के कारण और डॉक्टरों का वेतन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के पद है उनको बिल्कुल भराने की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराष्ट्र में वैद्यकीय और आरोग्य सेवा के लिए 7,985 पद मंजूर है। अभी जो पदों को भरा गया है वो केवल 6,784 है, 1,201 पदों को भरा ही नहीं है। सामान्य सेवा में भी लगभग 948 पद मंजूर है, पुरानी सरकारों ने, इस सरकार ने भी मंजूर किए होंगे, मगर पद भरना नहीं। पता नहीं पद भरने के बारे में और कुछ भरने की रचना है या क्या है, हम नहीं जानते, मगर पद नहीं भरे गए। तो मान्यवर, गंभीरता के बारे में बहुत सवालिया निशान हम सबके सम्मुख निर्माण होते हैं। ये जो रवैया अपनाया गया है हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने, और मैं बताना चाहूंगा कि किस पद्धति से इस पूरे विषय की एक दृष्टि से हंसी मजाक हो रही है, लोग भी बड़े विचलित है। और अभी जैसे ठाणे में अन्य जगह पर जो व्यापारी है उनको भी बहुत बड़ा नुकसान सहन कर रहा है, क्योंकि सरकार एक बताती है, कॉरपोरेशन दूसरा बताती है, वार्ड ऑफिसर और तीसरा बताता है, सबके अपने अपने हिसाब किताब है और उस पद्धति से काम चलता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार की और शिकार हो जाते हैं सामान्य लोग। और श्रमिकों के बारे में कहो, व्यापारियों के बारे में कहो, अभी नौकरी पर जाना है, बसें उपलब्ध कराइए, चलिए लोकल आप नहीं कहते, आपके पास पूरा स्टेट ट्रांसपोर्ट है, आपके पास स्कूलों के बसें हैं, उनको कोई काम नहीं है, स्कूलों की बसें पार्क हुई है, थोड़ा दिमाग लगाइए, उनको भी काम में लाइए, उसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ विचार करिए। डोंबिवली जैसे शहर से मुंबई में जाना 7-7 घंटे लगते हैं भाई साहब, और रास्ते इतने खराब है जिसकी कोई मतलब चर्चा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं कोई ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी उस पद्धति से नहीं करना चाहता, मगर मैं न भी करूं तो महाराष्ट्र के कई कवियों ने किया है, और वो कोई हमारी विचारधारा के नहीं है। एक कवि तो कांग्रेस की विचारधारा के हैं, रामदास फुटाणे जी, मैं उनका सम्मान के साथ नाम ले रहा हूं, और उनकी प्रकाशित कविता है, मराठी में थोड़ा सा उसका मैं जिक्र करता हूं। फुटाणे साहेब क्या बोलते हैं, ते बॉर्डरवर गेले, यानी कौन बॉर्डर पर गया हमें पता है, वो बॉर्डर पर गए सैनिकों के मनोधैर्य बढ़ाने। ये मंत्रालय में कब जाएंगे, जाने वाले तो है ही, क्योंकि मावड़े हैं, एकदम नीडर है, मगर लिफ्ट बड़ी होने के बाद, क्योंकि लिफ्ट से कार अंदर जाती है और कार से फिर मंत्रालय के 6वें मंजिल पर वो जा सकते हैं। ये फुटाणे जी कहते हैं, हम नहीं कहते। वो तो कांग्रेस के हैं और बड़े नेता भी है और एक प्रतिभाशाली कवि है, पूरा महाराष्ट्र उनकी व्यंग्यात्मक कविताओं का मुरीद है, मगर लोगों को अब रह नहीं जा रहा। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में भूमिका निभाई, वो अगर अपने अंतर्मन को थोड़ा सा टटोलेंगे, उनको भी ध्यान में आएगा कि ये हम क्या करके बैठे, किस पद्धति की सरकार हमने बनाई। और इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी वहां की राज्य सरकार से गुजारिश है कि चीजों को संभालने के लिए सभी का सहयोग लेते हुए, और विशेष रूप में स्वास्थ्य सेवा के बारे में लोगों को अगर सरकार के प्रति जो विश्वास की भावना होनी चाहिए वो ही नहीं होगी तो सरकार कैसे चलेगी, और कैसे जनता को ये कोरोना के कारण जो आपत्तियां है उसके साथ लड़ने का साहस निर्माण होगा, ये नहीं होगा भाई साहब। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरी चर्चा करते समय हमारे राज्यों में जो भी हो रहा है, कई राज्य ऐसे जहां पर आज और कल छुट्टी, ये लॉकडाउन है, फिर 4 दिन के बाद और एक लॉकडाउन है। अरे लोग क्या क्या दिमाग में रखेंगे, और कुछ प्लानिंग करना होता है वो कैसे करेंगे, मगर किया, क्योंकि गंभीरता नहीं है, केवल लॉकडाउन नाम के वास्ते करना है कि हमने लॉकडाउन किया ये बताना है। तो माननीय, मुझे आपके सम्मुख केवल इतना ही कहना है कि अगर कोरोना की लड़ाई में एक गंभीरता आती है, राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय से अच्छे ढंग से काम करता है, तो मैं मानता हूं कि इस कोरोना के संकट पर निजात पाने के लिए, उस पर मात करने के लिए जनता के सहयोग से, और जनता के सहयोग की बात मैं क्या करूं, जिस पद्धति से सिविल सोसाइटी ने इसमें सहयोग दिया है, मुंबई में कई जगह पर, पुणे में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक पूरा वो पहनते हुए और पीपीई किट, कई घरों में जाकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, करने के पहले और करने के बाद 14-14 दिन का क्वारंटाइन सहन करते हुए उन्होंने काम किया, मगर दुर्भाग्यवश हमारे विपक्ष के नेता नहीं मानेंगे।
मैं दलगत बात नहीं कर रहा हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस पद्धति से अपना सामाजिक योगदान, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे यातायात की व्यवस्था की हो, भारत के राजनीतिक दलों के इतिहास में यह एक स्वर्णिम प्रकरण है। और मैं मानता हूं कि सारे राजनीतिक दल इसी काम में लगे और देश को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर अपना भी योगदान दे, इतना ही विनम्र अपील करते हुए